गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ये चैप्टर है और लेक्चर 13 ये होगा। इस चैप्टर में टॉपिक आज कवर करेंगे अलजेब्रिक मेथड। इससे पहले कुछ कंसेप्ट देखते हैं। और अभी तक जो बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड को हम लोगों ने पढ़ा है। कोऑर्डिनेट्स, क्वाड्रेंट्स, ये सारे हम लोगों ने एलोकेट करके ग्राफ बनाए थे। ग्राफिकल मेथड का एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है कि वो जो उसका जो नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ग्राफिकल मेथड का एक डिसएडवांटेज है क्या कि जो नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होता, मतलब इनकन्वीनियंट होता है, दिक्कत होती है। तो मैंने कहा बेटा, आप पूछोगे कि सर ये नॉन इंटीग्रल क्या होता है। मैंने कहा कि नॉन इंटीग्रल जैसे रूट वाले अगर कोई कोऑर्डिनेट्स आ जाए, मैं कहूँ कि √3, मैं कहूँ बेटा √3, 2√7, एक ऐसा कोऑर्डिनेट आ जाए और एक और बोल लो, मान लो कोई निगेटिव का आ जाए -1.75 और एक आ जाए इसी का √2, ठीक है, एक ऐसा कोऑर्डिनेट आ जाए, या 3.3 लिख लो, सारा डेसिमल में ये भी लिख लो। कुछ और कोऑर्डिनेट्स आ जाए, मान लो 4/3 और 1/9 ऐसे आ जाए, 4/13 या 3 लिख लो, या 1/9 कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट आ जाए तो बोलेंगे कि ये नॉन इंटीग्रल है। ये कौन से कोऑर्डिनेट है? नॉन इंटीग्रल है। इनको रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल नहीं है। मैंने क्या वर्ड यूज किया? इनकन्वीनियंट, मतलब कि थोड़ी दिक्कत होगी, एग्जैक्ट एक्यूरेसी उसमें नहीं आएगी, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये नहीं कि इस कोऑर्डिनेट्स पे ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। क्या ऐसा कोई सिचुएशन है, क्या कोई ऐसा मेथड है जो इनके लिए भी काम आए? तो मैं कहूँगा कि हाँ बेटा, एक ऐसा भी मेथड है जो इनके लिए भी काम आएगा बेटा। वो मेथड कौन सा है? जो नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स का भी सॉल्यूशन देगा, वो मेथड है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है बेटा। अभी तक हम लोगों ने कौन सा मेथड पढ़ा था? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ा था। इसमें कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सिंगल सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, सिंगल पॉइंट सॉल्यूशन, फिर कोइंसिडेंट सिचुएशन, ऑल दिस थिंग्स, दैट वाज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। उसका डिसएडवांटेज क्या है मैंने बता दिया, ठीक है बेटा। नाउ टुडे वी विल डिस्कस about algebraic method which will give solution of non-integral coordinates, ठीक है बेटा। ये इसका भी सॉल्यूशन देगा। तो इसमें क्या एक ही मेथड है ना? मैंने कहा बेटा इसमें देयर आर 3 मेथड्स। कौन कौन से मेथड हो गए? सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्या हो गया बा? ये देखो, फर्स्ट क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड क्या हो गया आपका? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। फिर थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सेकेंड क्या होगा बेटा? एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेटा एक चीज देखो, ये कोविड-19 में इसको इस सेशन के लिए 2020-21 एग्जामिनेशन या एकेडमिक सेशन के लिए इसको अभी फिलहाल टेम्परेरली एलिमिनेट कर दिया है। जो बच्चे इस समय का एग्जाम देंगे, इस साल का देंगे, उनमें ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगले सेशन में ये है। इसको सिलेबस से टेम्परेरली हटाया गया है, नॉट परमानेंटली, ठीक है बेटा। चलिए, तो अभी हम इसका भी सॉल्यूशन देंगे, ये थोड़ा बाद में देंगे। पहले मेरा ऑब्जेक्टिव है आपका सिलेबस जो रेलिवेंट है इस सेशन के लिए वो पहले खत्म हो जाए, ठीक है बेटा। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सब्स्टिट्यूशन मेथड अपार्ट फ्रॉम ऑल द 3 मेथड। फिर समझ लीजिए,
जो ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स थे उसके सॉल्यूशन में थोड़ी सी दिक्कत आती थी, इनकन्वीनियंट था बट नॉट इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं है, इनकन्वीनियंट था, कन्वीनियंट नहीं था। उसके लिए मेथड बताया गया एल्जेब्रिक मेथड, और एल्जेब्रिक का मतलब इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है बेटा। दो इक्वेशन होंगे, क्यों दो इक्वेशन होंगे? क्योंकि हमारा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, दो लीनियर इक्वेशन होंगे, जिसे ग्राफिकल में पढ़े थे वैसे इसमें भी लीनियर इक्वेशन दो होंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। क्यों x y? क्योंकि टू वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, एक x होगा एक y हो गया, ठीक है बेटा। दोनों का सॉल्यूशन निकाल करके उसकी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या है बेटा? कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। ये तो आपका बैकग्राउंड हुआ जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका। चलिए बेटा, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को आज पोस्टमार्टम करने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से बस 20-25 मिनट्स का अटेंशन दीजिए। एक मैं एग्जाम्पल लिखता हूं बेटा, ठीक है? उस एग्जाम्पल से आपको पूरा इस मेथड को समझाएंगे। हम रटवाएंगे नहीं कि स्टेप फर्स्ट में ये करो, स्टेप सेकंड में वो करो, स्टेप थर्ड में ऐसा करो। अपने आप आपको पता चलेगा कि इसमें करना क्या है, कुछ थोड़ा सा तरीका बता दूंगा, ठीक है बेटा। आइए, मैंने कहा कि एक इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या होगा बेटा? 7x। आप अपने बुक का या कोई भी इक्वेशन बोल दो, आप हाइपोथेटिकल इक्वेशन बोल दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सॉल्व कर दूंगा उसका। तो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। अच्छा, 2 ले लिया बेटा। और एक कोई बोल दो x प्लस 2y इक्वल टू 3। अच्छा, x प्लस 2y इक्वल टू 3। बेटा ऐसे दो, क्योंकि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्स्ट हो गया ये, और ये लीनियर इक्वेशन सेकेंड हो गया, तो दो को मिला के क्या बना बेटा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना। और कितने वेरिएबल के? 2 वेरिएबल के। देखो एक x है एक y है, ठीक है, 2 वेरिएबल्स हो गए। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम पढ़ रहे हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ बेटा? मैं कहूं कि सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जैसे मैं कहूं x और y है, x की जगह पे मैं मिटा करके y लिख दूं तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। मतलब क्या हुआ? कहते हैं ना कि एक चीज आपके पास नहीं है तो पूछते हो ना कि भाई इसका कोई सब्स्टिट्यूट बता दो, मतलब वो काम हमारा चल जाए। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब कि किसी वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू पे रखना, ये सब्स्टिट्यूट है, इसलिए इसका नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखेंगे अभी डिटेल में। चलो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कि किसी भी इक्वेशन से एक कंफ्यूजन दूर कर लो बेटा। ये हमेशा क्वेश्चन कंफ्यूजन होता है और टीचर से इसको रटवा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है मैथ में रटने के लिए। देखो, चाहे इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, चाहे इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, या इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो, या फिर इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लो। मान लो आपने इससे x की वैल्यू निकाला, उस x की वैल्यू आप दूसरे अनदर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। या मान लो आपने इससे x की वैल्यू निकाला तो इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दोगे x की वैल्यू तो y की निकल जाएगी। या इससे y की वैल्यू निकाला तो y की वैल्यू निकालोगे और जो y की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर देंगे y की वैल्यू तो x आ जाएगा। दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को इस्तेमाल करके कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। हाँ, ध्यान रहे कि अगर इस इक्वेशन से किसी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाला आपने तो इसकी फाइंड वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे तो दूसरा वेरिएबल निकल जाएगा। कैसे? जरा देखो, मान लिया मैंने यहां से ले लिया इक्वेशन फर्स्ट से, मैंने इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकाल लिया बेटा? फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम, अच्छा सेकंड से निकालो, चलो सेकंड से निकाल लें। चलो तो फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम, वैल्यू ऑफ x थोड़ा बाहर लिख दूं, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, ठीक है, छोटा है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। क्या सर y की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, इससे y की वैल्यू निकाल लो और उस y की वैल्यू को अनदर इक्वेशन मतलब इसमें पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। मैं इससे x की वैल्यू निकालूंगा तो इस इक्वेशन इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगा, y की वैल्यू निकल जाएगा। मतलब किसी से कोई वैल्यू निकाल लो और जिससे जो वैल्यू निकालोगे उसके दूसरे वाले इक्वेशन में उसको पुट करके दूसरा वेरिएबल पालो। ठीक है बेटा, तो चलो x यानी कि ये बेटा देखो, ये क्या मैंने ब्लैक से लिखूं 7x मेरा क्या है सेकेंड इक्वेशन से
वैल्यू हम x की निकाल रहे हैं सेकेंड इक्वेशन से। सेकेंड इक्वेशन मैंने ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख दो, x प्लस 2y इक्वल टू ये 3 है सेकेंड इक्वेशन। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 पहले अपनी जगह पे है बेटा और 2y इधर आ जाएगा तो माइनस 2y, है ना। ये बात आ गई सामने, ये बात सामने आ गई। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हो क्या, कह लो, न कहो तो भी कोई बात नहीं। चलिए x की वैल्यू मैंने निकाल लिया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x। अब मैंने किससे निकाला था बेटा, इस इक्वेशन से निकाला, तो क्या इसकी वैल्यू इसी में पुट कर दूं, नहीं, इसकी वैल्यू अब इसमें पुट करेंगे। मान लो आपने इससे x की वैल्यू निकाला होता तो उस वैल्यू को किस में पुट करते, दूसरे में, अनदर इक्वेशन में। फिर से समझ लीजिए, हमने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाला और इस वैल्यू को इसमें नहीं, अब अनदर इक्वेशन इसमें मैं पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। यही आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई बेटा। अब मान लो मैंने इससे y की वैल्यू, मैंने कहा कि बेटा y की भी वैल्यू ले सकते हो, तो मान लो हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाला होता इससे, तो इस y की वैल्यू को अनदर इक्वेशन इसमें पुट करते तो x की वैल्यू आ जाती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, सर जी आ गई, बहुत हो गया, आगे बताओ। चलिए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। किस इक्वेशन में पुट करूं बेटा, मैंने इससे निकाला है तो इक्वेशन किस में पुट कर दूंगा, इससे तो मैंने निकाला है x की वैल्यू, तो दूसरे वाले में पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड। ये बात समझ में आ गई बेटा, ये बात समझ में आ गई, ठीक ना। अब देखो पुट, मैंने कहा कि इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा किसमें, जरा देखो फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। जब मैं पुट वर्ड यूज किया तो मैं x की जगह पे क्या पुट करूंगा बेटा, जरा रुक के, x की जगह पे पुट करूंगा मैं 3 माइनस 2y। x की वैल्यू कितनी आई, ये आई, 2y मैंने पुट कर दिया, माइनस 15y बेटा पहले से देखो, मैंने x की जगह पे ये रखा, इसका मतलब x को रिप्लेस कर दिया किससे, 3 माइनस 2y से। तो जब रिप्लेस कर दिया बेटा ना, उसी को अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, ठीक ना। और इसी सब्स्टिट्यूट से ये मेथड बना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो अब मैं पुट का जगह हटा दूं, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। यही समझाना था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों रखा गया है, ठीक है बेटा। अब रख दिया बेटा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। नाउ एक्सपेंड इट, तो 21 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y पहले से बेटा, और ये 2 हो गया, ठीक है। 21 ऐसे रहेगा, माइनस 14y और 15y कितना हो जाएगा बेटा, 29y इक्वल टू ये 2 पहले से बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब माइनस 29y इक्वल टू, ये न्यूमेरिकल फिगर को एक जगह ले जाइए, तो 2 पहले से है, ये प्लस है, इधर आएगा 21 माइनस, ये दिख रहा है बेटा, देखिए जरा आप लोग देखिए, नीचे दिख रहा है 29y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, ये कितना हो जाएगा 19, तो माइनस माइनस दोनों साइड से हट गया, y इक्वल टू ये दिख रहा है ये 19/29 आ जाएगा। चलो बेटा, हमने क्या पाया, ये y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेगी। ओहो सर जी, ये तो बहुत मज़ेदार है। नाउ अब ये y की वैल्यू हमने निकाल लिया, y की वैल्यू तो आ गई, और y की वैल्यू हमें x की भी तो वैल्यू चाहिए ना, हमें क्या चाहिए बेटा, x की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अब y की वैल्यू निकाल लिए, तो x की वैल्यू के लिए चाहे आप इसमें रखिए, चाहे इसमें रखिए, चाहे थर्ड इक्वेशन में रखिए, किसी में रख देंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू आ जाएगा। तो मैं रख रहा हूं किसको, हम इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं। नाउ पुट द वैल्यू या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है बेटा, ये इक्वेशन है, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, इसमें पुट कर दो, इसमें भी करोगे तो कोई बात नहीं है। तो मैंने कर दिया बेटा, तो ये हमारा 7x है माइनस 15y है इक्वल टू 2 है, और 7x तो मुझे फाइंड करना है माइनस 15, और y की जगह क्या लिखना है बेटा, 19/29, हाँ 19/29, ठीक है ना, इक्वल टू 2।
क्या लिखना है 19/29 इक्वल टू 2, ठीक है। या अगर इजीली चाहते हो तो सेकेंड में कर लो, अच्छा सेकेंड में चाहते हो सेकेंड में कर लो, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपकी मर्जी जैसा चाहो, मुझे तो सारी सिचुएशन बताना है। तो सेकेंड क्या है बेटा, x + 2y इक्वल टू 3, ठीक है बेटा। y निकालना है ना, तो x की जगह पे y आपको मिला हुआ है, तो x + 2 × 19/29 इक्वल टू 3, यही होगा ना। तो x + 92 जा कितना हो गया बेटा 38/29 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 तो राइट हैंड साइड में पहले से है, ये प्लस इधर है, इधर चला जाएगा तो -38/29, ये बात आ गई ना। तो x इक्वल टू आप कर लीजिए 29 3 जा 87 ना, 87, तो 87 - 38/29, 87 में से 38 को कर दीजिए यहाँ से, तो 9 हो गया बेटा, और 9 और 7 से 3 गया कितना हो जाएगा 4, है ना, यानी कि 49/29। x इक्वल टू क्या है बेटा 49/29, एम आई राइट, किसी को कोई डाउट, 49/29 आया। अब इसको, ये हमारी x और y की वैल्यू सही है कि गलत है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। वेरीफाई, अगर एग्जाम में आपके पूछता है वेरीफाई, तो ही वेरीफाई करना टाइम का वेस्टेज है, ठीक है ना। वेरीफाई, वेरिफिकेशन में किस चीज़ का, अगर ये x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये किसी भी इक्वेशन में रख दो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा, यस और नो। फिर समझ लीजिए, ये x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो वो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल आ जाएगा। आपकी चॉइस, चाहे जिसमें रखवाना चाहते हो रखवा लो। अच्छा ये छोटा है तो छोटा है, ठीक है, इसी में रख लेते हैं। तो बेटा इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रखते हैं बेटा, ठीक है। आइए कैसे, x की वैल्यू कितना पाया आपने 29 और प्लस 2 × y की वैल्यू कितना है 19/29, ये इक्वल टू में राइट हैंड साइड 3 चलेगा बेटा। अब देखो, अब इसका एलसीएम ले लूँ, ऐसे एलसीएम ले लूँ या पूरा कर दूँ, कर देता हूँ, चलो 49/29 प्लस 92 जा 38/29 इक्वल टू 3। एलसीएम लिया 29, दोनों में कॉमन है, तो ये 29 1 से 49 होगा, ये 49 प्लस ये भी कैंसिल 1 से 38 में मल्टीपल करोगे, ऐसे ही करते थे ना, ये आ गया। तो 49 और 38 कितना आया बेटा 38 87 कितना है बेटा 87 आया ना, आप देखते चलिए 29 इक्वल टू 3। देखो ये कौन सा है बेटा, ये पहले 3 चला आ रहा है, ज़रा 29 से डिवाइड करो तो देखो कितना 3 आना चाहिए, तो 29 3 आ गया। इसको कैंसिल करोगे 3, इसका मतलब कि 3 इक्वल टू 3 आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू x और y की मैंने फाइंड की थी वो सही है। फिर समझ लीजिए ये क्या हुआ और क्यों हुआ बेटा। ग्राफिकल मेथड का डिसएडवांटेज था कि नॉन इंटीग्रल वैल्यू को, जो नॉन इंटीग्रल वैल्यू थी उसको सॉल्व करने में इनकन्वीनियंसन होती थी, एक्यूरेसी कम आती थी, दिक्कत होती थी। तो एक अलजेब्रिक मेथड फाइंड किया गया। अलजेब्रिक मेथड से हमने 2 इक्वेशन मिलेंगे क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनते हैं। इन दोनों को मैंने सॉल्व करके, कैसे सॉल्व करना है आपको, किसी भी एक इक्वेशन से किसी x की या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैंने x की वैल्यू निकाला, अब इस x की वैल्यू को किसमें, इससे निकाला या इससे निकाला, तो इससे निकाला तो इसी में पुट नहीं करना है, अब इसमें पुट कर देना है, ठीक है बेटा। आपने पुट कर दिया तो आपको क्या आ गया y की वैल्यू, y की क्वांटिटेटिव वैल्यू आ गई। और y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू पा गए तो आप इस इक्वेशन में पुट करो, चाहे जिसमें कर लो आप, x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इस थर्ड में पुट कर दिया, थर्ड में या कहिए तो सेकेंड ही है, इसमें मैंने पुट कर दिया, सेकेंड से ही तो थर्ड आया हुआ है ना, बातें की है, तो हमने पुट कर दिया वैल्यू, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू y की वैल्यू तभी सही मानी जाएगी जब, फिर से ये तभी सही मानी जाएगी जब किसी इक्वेशन को ये जस्टिफाई कर दे, सेटिस्फाई का मतलब बेटा कि उस x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। इसमें रखेंगे तो ये भी 2 आएगा, इसमें 2 आप करके देख लीजिए, मैंने एक को करके बता दीजिए, ठीक है बेटा। तो ये रहा
वेरिफिकेशन। आइए अगले इसमें थोड़ा सा अगले स्टेप पे आते हैं, इसको अपग्रेड करते हैं। कुछ मैं सिचुएशन बताऊंगा, 2 ऐसे सिचुएशन मैं लूँगा जिसमें देखेंगे कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। ये तो सॉल्यूशन आ गया ना, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया। क्यों बराबर आया? जब x और y की वैल्यू रखे तो आया। फिर से समझ लीजिए, क्या हम पढ़ने चलेंगे आगे, x और y की वैल्यू मैंने किसी इक्वेशन में रखा तो इक्वल आया। कुछ ऐसे भी सिचुएशन होंगे कि सिर्फ x की वैल्यू रख देंगे तो ही इक्वल हो जाएगा, y की जरूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशन में सॉल्यूशन नहीं आएगा कोई सिंगल। ठीक है बेटा, एक ऐसी भी सिचुएशन लेंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर ही नहीं होंगे, है ना। फिर देखेंगे कि वो सिचुएशन कौन सी होती है, और उसको मैं रिलेट करूंगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से कि उसका सेंस इसेंस क्या निकलता है। बेटा बिल्कुल पोस्टमार्टम करना है, टर्निंग पॉइंट में नो कन्फ्यूजन। हमें कन्फ्यूजन नहीं है, आपको कैसे मैं कन्फ्यूज कर सकता हूँ? बेटा मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ, आप लोग पढ़ते हो, मैं तो आपको एक डायरेक्शन देता हूँ, कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बेटा, आइए मैं इसको मिटाता हूँ और उस पर आते हैं। चलो बेटा, एक सिचुएशन मैंने लिया है, इसको जरा देखते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन देगा कि नहीं देगा। तब हम आपके एक्सरसाइज 3.3 पे आएंगे अगले सेशन में। इस सेशन में जरा देखो, 2x + 3y एक है, ये सेकंड है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें पहले किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे इससे x की वैल्यू ले लो तो y क्या निकल जाएगा, या y की लो तो x, या चाहे इससे, दोनों में किसी भी इक्वेशन से चाहे x की वैल्यू पहले निकाल लो या y की निकालो, चॉइस इज योर्स। ठीक है बेटा, आइए तो मैं कहता हूं कि इक्वेशन फर्स्ट को मैं ले लूं, कोई दिक्कत? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we find value of x। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? कैसे? हमारा इक्वेशन 2x + 3y = 9 है। हमें x की वैल्यू तो 2x यही रहने देते हैं, और 9 पहले से यहाँ पे है, ये +3y इधर जाएगा बेटा तो -3y आएगा। x = कितना आएगा? 9 - 3y/2। यस सर नो? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो इसको इक्वेशन हम थर्ड कह दें, कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटी सी बात आपने बताया था। दिस वैल्यू, अब सब्स्टिट्यूट वर्ड बोलूंगा, पुट नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट क्यों है मैंने बताया था अभी जस्ट पहले। दिस वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को, यानी देखना क्या है, अनदर इक्वेशन में आपको करना है। ये x लिया तो ये किससे x लिया आपने बेटा? इससे लिया है, तो इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड में पुट कर देंगे। तो इसको पुट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन अनदर इक्वेशन या इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बेटा, सेकेंड में पुट कर दिया। सेकेंड क्या है बेटा? 4x + 6y, किसी में नहीं अनदर में, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था अभी। ठीक है बेटा, इसमें पुट कर दो। x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है ना, इसके x के को सब्स्टिट्यूट किससे? सब्स्टिट्यूट मतलब इसको हटा के क्या लिख देना है? ये लिख देना है, तो इसी को सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, है ना। तो ये पुट लिख दो या सब्स्टिट्यूट लिख दो, ठीक ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 4 हो गया बेटा, सब्स्टिट्यूट कर दो आप 9 - 3y/2 और +6y आपके पास पहले से है और 18 पहले से है। ये 2 जाए बेटा, देखो 4 हो गया, तो ऊपर आपको क्या आया? 2 9 - 3y + 6y = 18। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो 2 9 जा 18 हुआ बेटा, और -2 3 जा 6, तो यानी कि 6y हो गया, और +6y हो गया बेटा, और ये 18, ये देखो कैंसिल, ये 18 = 18 आ गया बेटा। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे क्या आना चाहिए था? अगर x की वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ y की वैल्यू आनी चाहिए थी, शुड बी, है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वैल्यू ऑफ y, लेकिन वैल्यू ऑफ y आया ही नहीं। ये y अपने आप में मैटेरियलाइज हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए, इलिमिनेट हो गए। ऑफ सर जी ये तो बड़ा अजीब सिचुएशन आपने बता दिया। मैंने कहा कि टर्निंग पॉइंट में ऐसे ही सिचुएशन कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ाता है, मेरे बच्चे खुद पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आइए तो ये क्या निकला इसका मतलब? बेटा यहाँ y आना चाहिए था लेकिन y नहीं आया, दोनों 18 हो गया।
वी कैन नॉट गेट ए सिंगल वैल्यू ऑफ वाई। क्या कंक्लूजन निकला कि वी कैन नॉट गेट ए सिंगल वैल्यू वाई। ये हम y की यहाँ पे कोई एक वैल्यू नहीं पाए। ये कब आनी चाहिए थी सिचुएशन? ये सिचुएशन तब आनी चाहिए थी कि x और y की वैल्यू मुझे पता होता और दोनों वैल्यू को किसी इक्वेशन में रखते तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आता, ऐसे आता। जैसे मान लो इसी का है 18 ना, तो मुझे x की वैल्यू y की वैल्यू क्वांटिटेटिव शेप में मिलती और दोनों वैल्यू को मैं इसमें रख लेता, x की जगह पर x, y की जगह पर y, तो इधर 18 आता और इधर 18 आता। तो y की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, फाइंड ही नहीं हो पाई, ये दोनों इलिमिनेट हो गए अपने में। ऐसे ही ये दोनों इक्वेशन, वैसे ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया विदाउट वैल्यू ऑफ y। इसका मतलब ये निकला कि y का कोई सिंगल वैल्यू नहीं है, इसके मेनी वैल्यू हो सकते हैं, इसके वैल्यू हो सकते हैं। ये 18 इक्वल टू 18 तब आनी चाहिए जब y की भी वैल्यू हमें मिली होती और x और y दोनों की वैल्यू इसमें मैं रखता, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए। ये तो विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड 18 इक्वल टू 18। तो इसका कंक्लूजन मैथमेटिकली एल्जेब्रिक सेंस में क्या निकलेगा बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड तो बराबर हो गया। हमने x की वैल्यू रखा कि y की वैल्यू मिलेगी, लेकिन y की वैल्यू मिली नहीं, विदाउट y की वैल्यू सेटिस्फाई हो गया। कंक्लूजन क्या निकला बेटा? कंक्लूजन निकला कि दिस स्टेटमेंट इज टू, इंग्लिश मीडियम वाला देख लो बेटा, कंक्लूजन क्या निकला, हिंदी वाले को बता दे रहे हैं। कंक्लूजन क्या है, लिखो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ये स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट कौन सा हुआ? ये ट्रू हुए, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू क्यों हुआ? क्योंकि ये अपने आप लेफ्ट साइड बराबर हो गया, ऑटोमेटिकली हो गए विदाउट फाइंडिंग वैल्यू ऑफ y। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ y। यहाँ y की निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये x तो छोड़ो, x के लिए तो है ही होगा, लेकिन इस y की सभी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। वैसे मैं y की वैल्यू निकाल करके x और y को इसमें रखता तो दोनों बराबर होते, तो कहते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन विदाउट गेटिंग द वैल्यू ऑफ y ये ऐसे ही सत्यापित हो गया, वेरीफाई हो गया कि y की वैल्यू चाहे जो रख लो ये सेटिस्फाई स्टेटमेंट करेगा और ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, कोई y की एक सिंगल वैल्यू नहीं निकल पाई और नहीं निकल पाएगी। इसका मतलब y के मेनी वैल्यू होंगे और सभी वैल्यू के लिए ये ट्रू दोनों स्टेटमेंट है ना, x निकल सकता था। आइए, इसका मतलब हुआ, जरा लिख लो कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ y। हाउएवर, क्या लिखो? हाउएवर वी डू नॉट गेट ए स्पेसिफिक वैल्यू, we do not get a specific value of y as a solution। फिर से रिपीट कर दूं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ y, हाउएवर वी कैन नॉट गेट ए स्पेसिफिक सॉल्यूशन ऑफ या स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y एज ए सॉल्यूशन। आगे लिखिए, therefore we cannot obtain a specific value of x। जब y की वैल्यू ही हमें पता नहीं है, तो y की वैल्यू पता होती तो हम इसी को पुट करते इसमें, तो x की वैल्यू निकल जाती, या y की वैल्यू इसमें पुट करते तो x की निकलती वैल्यू, चाहे किसमें भी रखते। तो जब y की ही नहीं निकली, इसी के ही कई वैल्यू अनलिमिटेड वैल्यू होगी और सारे के सारे ट्रू होंगी, तो x की वैल्यू हम एग्जैक्ट एक सर्टेन वैल्यू नहीं पाएंगे। y की पाते इसमें रखते तो x निकला, y ही मेनी वैल्यू हो गई और सभी सही है, तो x के भी कोई एक वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। ये बात समझ में आ गई? रिपीट कर दूं, therefore we cannot obtain a specific value of x। ठीक है बेटा, ये हो गया। जो बच्चे नहीं सुन पाए हिंदी वाले सुन लो कि ये स्टेटमेंट y के सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, इस वजह से हम x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है, नहीं निकाल सकते। यह सिचुएशन क्यों आई, जरा ध्यान दो, अब जरा दिमाग लगाने की बात है। ये सिचुएशन क्यों आई बेटा? क्यों आई? क्योंकि ये दोनों ही सेम है, दोनों ही इक्वेशन सेम है। कैसे? देखो, ये तो ठीक है, जरा दूसरे पे ध्यान दो, 4x + 6y = 18।
बेटा 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से, तो 2 से इधर डिवाइड करोगे तो 2 2 जा, तो ये 2 2, यानी कि ये क्या है बेटा 2x, ये 2 से फिर ये 3, या यूँ मैं कहूँ कि कॉमन ले लो 2, है ना, 2 आपने कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब 2 से इधर भी डिवाइड और 2 से इधर भी डिवाइड, ठीक है, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो 2 2 जाए तो 2x प्लस ये कितना आया 3y, और ये 2 से आपने कर दिया क्योंकि जिधर जितना डिवाइड आप पूरे लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे उतनी ही राइट हैंड साइड में भी करेंगे, तो ये 9 आ गया। देखो बेटा ये सेम एज ए इक्वेशन फर्स्ट नहीं हुआ, हो गया ना, इस वजह से ये दिन देखने को मिले, इस वजह से ये सिचुएशन आई कि इसके एक सॉल्यूशन नहीं मेनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि y की ही सभी वैल्यू जो सोच सकते हो सब ट्रू है, तो जो y के सभी वैल्यू, तो जब इसकी सभी वैल्यू तो x के भी सभी वैल्यू, बहुत सारे वैल्यू, तो कोई एक न तो इसकी वैल्यू आएगी और न तो कोई एक x की वैल्यू आएगी। अब मैं लिंक करता हूं किससे, ग्राफिकल मेथड से, जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था और खत्म किया था। आप देखो तो इसका मतलब क्या है बेटा कि इसका मेनी सॉल्यूशन आया, इसका क्या है बेटा, यानी कि ये कंसिस्टेंट है। हम लोगों ने सॉल्यूशन में क्या पढ़ा था ग्राफिकल में कि जिनके सॉल्यूशन आते थे मेनी या सिंगल उनको कंसिस्टेंट बोलते थे, और जिनके सॉल्यूशन नहीं होते थे उनको इनकंसिस्टेंट। तो ये किस तरह की केस है बेटा, कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट तो है, कंसिस्टेंट भी है बेटा, और ये नॉट ए सिंगल सॉल्यूशन यानी कि मेनी सॉल्यूशन। इसका क्या हो गया बेटा, ये मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन क्यों आया बेटा, क्योंकि यहाँ मेनी y की वैल्यू, जितनी y की वैल्यू है सब सही है, तो यहाँ जितनी y की वैल्यू उतनी यहाँ y की वैल्यू पुट करोगे उतनी x की वैल्यू आएंगे, तो मेनी इसके मेनी इसके, तो मेनी सॉल्यूशन आया। ये बात दिमाग में बैठ गई कि नहीं बैठ गई, यानी इसको मैं एक ग्राफिकल का एग्जैक्ट मीनिंग लिखूं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्या एक आया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन नहीं होगा। और ग्राफिकल वाला जरा याद रखो, ग्राफ में क्या होता था बेटा, हम लोग ग्राफ बनाते थे ना x और x डैश, y और y डैश, तो जिसके मेनी सॉल्यूशन, ये सिचुएशन कब आती थी, ये सॉल्यूशन तब आती थी जब फर्स्ट इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सेकंड के लिए भी कोई स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे बनता था, तब तो एक इंटरसेक्ट कर गई तो उसका क्लियर कट एक सॉल्यूशन है। यहाँ एक सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ इनफाइनाइट के लिए बेटा, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि अगर एक इक्वेशन का ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, दूसरा भी सेम है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा तो ऐसे आएगा मिलाया, और इसका भी जो कोऑर्डिनेट निकालोगे ना वैल्यू x और y की डिफरेंट वैल्यू, तो वो सेम आ जाएगी, मतलब दूसरा भी इसी पे चिपक जाएगा। तो क्या बोलते थे, दोनों आते थे ऐसे कोइंसिडेंट। तो दिस इज ए केस ऑफ कोइंसिडेंट, आप पढ़े थे ना, पढ़ाया था, कोइंसिडेंट में ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। मीनिंग क्योंकि कोइंसिडेंट में ऐसे चिपक गया, यानी कि एक जगह कट नहीं किया, मेनी जगह कट कर रहा है, पता नहीं कितनी जगह, इसलिए इनफाइनाइट नाम दिया गया। तो जितने जगह टच किया उतने सॉल्यूशन, और कितने जगह टच किया हमें पता ही नहीं है, इसलिए वर्ड यूज किया गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इस तरह का ग्राफ बनता है। ये बात समझ में आ गई बेटा साहब, यानी कि कोई इसका सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें तो कंफ्यूजन दूर करना है ना, अदरवाइज क्या मैं सॉल्यूशन आपकी एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करा दूं, और वो बड़ा मजेदार है, मजेदार नहीं है। किसी भी चैप्टर के बेटा डेप्थ में घुसोगे तो उसमें ऐसे ही डिफिकल्टीज आएंगी। टर्निंग पॉइंट में हम गोता लगाते हैं बेटा, कंफ्यूजन दूर करते हैं, पढ़ाते कहाँ हैं, मेरे बच्चे खुद पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। और चलो एक मैं सिचुएशन ऐसे ही और लेता हूँ, और ठीक है बेटा, इसको भी मैं मिटाऊंगा नहीं, चलिए, और इसको भी मिटाऊंगा नहीं, आइए मैं इसको मिटा देता हूँ। एक मैं और ले लेता हूं क्वेश्चन, इसको जरा 100 पीस में रखो एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। इसको मैं ऐसे बॉक्स में कर देता हूं, ऐसा रख लीजिए। अब मैं एक और जरा रेड से मैं कर दूं, हाँ एक और सिचुएशन मैं लेता हूं। मान लो x प्लस 2y, एक है x प्लस 2y माइनस 4, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एक लो 2x प्लस 4y माइनस 12, 2x प्लस 4y माइनस 12, दिस इज सिचुएशन 2x प्लस 4y माइनस 12, ठीक है बेटा। क्या हम लोगों ने किया था, अभी हम लोगों ने यही तो देखा था कि दोनों में से किसी से भी x की वैल्यू निकाल करके और अनदर दूसरे वाले में पुट कर देंगे, या किसी से y की वैल्यू निकाल करके उसके दूसरे वाले में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। मान लो हम इक्वेशन x से निकालते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये पहला इक्वेशन है, फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट we get
वी गेट वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस 2y माइनस 4, तो x ये हाँ ठीक है बेटा, तो x क्या होगा बेटा, यस चलिए, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे इसमें, ये 4 है तो इधर चला जाएगा, तो ये 4 माइनस 2y, यही बात आई, x को लिखा 4 माइनस 2y यहाँ पे। हाँ आपने सही कहा, ये इक्वेशन 0 रहेगा तभी तो होगा। वेरी गुड, मेरे बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, यस बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ भी हम 0 लिख लें, अदरवाइज साइड चेंजिंग नहीं होगा। वेरी गुड, वंडरफुल। आइए चलिए, तो हमने वैल्यू निकाल ली, अब क्या करेंगे बेटा, इसका इक्वेशन थर्ड कर दें, करिए सर। अब हमने किससे निकाला इसको, इससे निकाला, तो x की वैल्यू अब किस में पुट करेंगे, 2 में कर दीजिए। नाउ अब सब्स्टिट्यूट मैं वर्ड यूज करूंगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। कैसे होगा बेटा, ये इक्वेशन सेकंड 2x है प्लस 4y है माइनस 12 इक्वल टू 0 है। अब x यानी कि 2x की जगह पे क्या रखें, 4 माइनस 2y। बेटा देखो x अब बदल गया, x की जगह पे मैंने 4 माइनस 2 लिखा, तो उसी जगह को सब्स्टिट्यूट बोलते हैं ना, कि इसके जगह पे इससे काम चला रहा हूं मैं, प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 माइनस कितना आ जाएगा बेटा, 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 ऑफ माइनस 4y प्लस 4y अगेन कैंसिल, और 8 माइनस 12 कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 4 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 0 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना बेटा, इक्वल टू 0 आ गया। ये क्या हो गया, हमने जो सोचा था कि x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो क्या आने के लिए मैंने सोच के ऐसा किया कि y की वैल्यू आएगी, और जो y की वैल्यू आएगी वो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में या थर्ड इक्वेशन में रख दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x और y की वैल्यू आ जाएगी इसको मैं वेरीफाई कर दूंगा। कैसे, किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर अगर आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि मेरा सॉल्यूशन सही था, x और y की वैल्यू सही वैल्यू थी, डिजर्विंग वैल्यू थी। ये तो फिर गड़बड़ आ गया। अब यहाँ पे पहले वाले में जरा याद करो, इसकी केस में क्या आया था बेटा, इसकी केस में आया था 18 इक्वल टू 18, ठीक है। यहाँ पे माइनस 4 इक्वल टू 0, कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे 0 आ गया, ये माइनस 4 आ गया, यहाँ तो इक्वल आया था ना, तो हमने कहा था कि मेनी सॉल्यूशन, यहाँ पे देखो इक्वल मतलब, इक्वल का मतलब क्या हुआ कि ये भी दोनों बराबर थे, तो दोनों का एक ही पे ग्राफ चिपक गया था, मेनी टचिंग मेनी सॉल्यूशन, है ना, ये बात आई थी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आई थी। यहाँ पे तो बराबर भी नहीं है, यहाँ पे तो बेटा इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू था, और ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट। क्या हो गया बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। अगर गलत नहीं होता तो कम से कम दोनों सेटिस्फाई, चलो y की वैल्यू नहीं मिल गई, ऐसे ही सेटिस्फाई करे, ऐसे ही इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो कहते कि x की वैल्यू सब सही थी इसके लिए और y की वैल्यू भी सब सही होगी, तो भी दोनों 18 आए थे, लेकिन यहाँ पे तो बराबर भी नहीं आया। इसका मतलब ये इक्वेशन ही फॉल्स है। ऐसे सिचुएशन में ऐसे भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, बेटा इजी तो सब लोग पढ़ा लेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने कहा कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका मतलब कि इक्वेशन डज नॉट हैव कॉमन सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन डज नॉट हैव कॉमन सॉल्यूशन। फिर समझिए, इक्वेशन डज नॉट हैव कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब कि कोऑर्डिनेट जितने आते इन दोनों को सॉल्व करके, तो जितने इस ग्राफ के लिए आते उतने इस ग्राफ के लिए, जितने एक्स वाई इसके लिए आते उतने इसके लिए आते, तो चलो कम से कम सॉल्यूशन तो है, भले में नहीं हो, इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सॉल्यूशन ही है। इसका मतलब कि ये देखा जाए तो कंसिस्टेंट था ना, ये कोइंसिडेंट की केस थी, लेकिन ये कंसिस्टेंट का मतलब जिनके सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट, और ये क्या आ गया बेटा, इनकंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट, इसके तो सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट आ गए। अब जरा ज्योमेट्रिकली ग्राफ से रिलेट करो कि ये इनकंसिस्टेंट किस सिचुएशन में आती थी। क्या बेटा इस सिचुएशन में नहीं आती थी कि एक्स वाई करते थे और लीनियर इक्वेशन है तो इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा और दूसरे का भी कोई स्ट्रेट लाइन होगा। जब सॉल्यूशन नहीं का मतलब कि कभी भी दोनों ग्राफ, दोनों लाइनें कभी टच ही नहीं करेगी, पैरेलल निकल जाएगी। देखो या तो कट करे, क्रॉस कर दे इस तरह से, कैसे इस तरह से, एक ये लाइन एक ये लाइन, तो यहाँ एक पॉइंट पे कट करे सिंगल तो सिंगल सॉल्यूशन, और कहीं नहीं कट की तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं। मेनी जगह टच की तो मेनी सॉल्यूशन तो है, यहाँ कहीं टच नहीं करेगा। तो ये किसकी केस बनी, अगर ग्राफ से देखो तो पैरेलल की सिचुएशन बनी। ठीक है बेटा, चलिए अगर क्या बोलते हैं कोफिशिएंट से देखो तो ये कौन सा मेथड था कि ये सारे के सारे इक्वल हो गए। क्या a1/a2 इक्वल टू b1/b2 c1/c2। ठीक है, ये पैरेलल हो गई तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कोई इक्वेशन हो जो सिंगल पॉइंट पे हो जाए तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है बेटा, चलो पिछला सारे हम लोगों ने कंसेप्ट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मैंने लिंक कर दिया ना, मज़ा आ गया। ये स्टडी है। तो बेटा आप लोग 9th में हो, सोचते हो अरे इतना क्या पढ़ना है, मेरे वो वाले सर तो सीधे सीधे करा देते थे, ये फालतू का तो सिचुएशन ही नहीं आती थी, बड़ा मजा आता था। बेटा नहीं, ये चीज़ पढ़ना है आपको, ये चीज़ पढ़ना है, ये चीज़ पढ़ना है। अब जो इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा वो आपको खुद लड्डू लगेगा। तो ये चीज़ पढ़ोगे माइंड आपका खिंच जाएगा माइंड। तो छोटी चीज़, इतनी चीज़ को सॉल्व करने के लिए इतना पढ़ोगे तो इतना आपके एग्जाम में याद रहती है। ठीक है बेटा, और टर्निंग पॉइंट में कंसेप्ट पे फोकस किया जाता है बेटा, सॉल्यूशन पे नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं। क्वालिटी क्वेश्चन, कम क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वालिटीफुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन करिए तो मजा आएगा बेटा। ठीक है बेटा, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका नो सॉल्यूशन। ग्राफिकली अगर करना चाहते तो ग्राफ इनके ऐसे बनते। इस सिचुएशन में ग्राफ कैसे बनता, जो पहला मैंने पढ़ाया था इसमें बनता। ठीक है बेटा, तो ये हमने ग्राफ में पढ़ा था, ग्राफ में कुछ प्रॉब्लम थी, डिसएडवांटेज था उसका, तभी ये एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड को लाया गया। ठीक ना बेटा, इसीलिए क्योंकि नॉन इंटीग्रल वैल्यू को ये सॉल्व नहीं कर पाते, डेसिमल को नहीं कर पाते, रूट को एक्यूरेसी कम आती, सॉल्व तो हो ही जाता, इनकन्वीनियंट होता है ना बेटा। हमें तो कन्वीनियंट, आसान, एग्जैक्ट की बात करनी थी ना, इसलिए इस मेथड को करना पड़ा। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद हम जो सेकंड मेथड है उस पर फोकस करेंगे अगले लेक्चर में। तो बस आज इतने रहने देते हैं बेटा। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कराइए, शेयर करना ना भूलिए बेटा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।